बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वेस्टर्न मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर एंड स्टेटमैन निकोलो मैकियावेली, अ चाइल्ड ऑफ रेनेसां। आज के टॉपिक में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मैकियावेली की जो इम्पॉर्टेंट और फेमस बुक हैं वो कौन सी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द प्रिंस के 26 चैप्टर हैं और ये बेसिकली एक एनालिसिस है जिसमें मैकियावेली अपने रूलर के लिए जो टाइटल मैकियावेली यूज़ करते हैं दैट इज़ द प्रिंस, और इसी निस्बत से उन्होंने अपनी किताब का नाम भी द प्रिंस रखा है। अब अपनी इस बुक के अंदर मैकियावेली जो हैं वो सजेशंस देते हैं अपने रूलर को कि वो कैसे पावर को हासिल करें और कैसे उसको मेंटेन करें और कैसे उसको जो है वो एक्सपेंड करें, मीन उसको वुसअत दें, कैसे इर्द गिर्द के इलाकों को फ़तह करके अपने मुल्क के अंडर करें। और ये तमाम की तमाम सजेशंस द प्रिंस के अंदर हैं। और उनकी दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है द डिस्कोर्सेस, जिसमें वो ह्यूमन नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। और उनकी तीसरी जो इम्पॉर्टेंट किताब है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। अब हम देखते हैं कि मैकियावेली के रेनेसां के मुतालिक क्या व्यूज़ हैं या रेनेसां क्या है। रेनेसां इज़ बेसिकली रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, मीन निशात सानिया, उलूम और फ़नून का दोबारा से अहया होना, दोबारा से ज़िंदा होना और दोबारा से तरक्की पाना। अब मैकियावेली के दौर के जो फ़िलासफ़र्स थे, जो दानिशवर थे, जो स्कॉलर्स थे, वो नए सोच और नए अंदाज के साथ सोच रहे थे। अब रेनेसां जो है ये बेसिकली वेस्टर्न मूवमेंट है जिसमें यूरोप के अंदर एक नई तब्दीली आ रही थी, नई सोच डेवलप हो रही थी। और तमाम यूरोप उस वक्त स्किल्स में, तमाम तरह के फ़नून में, तमाम तरह के उलूम में जो है वो एक नए अंदाज से काम कर रहा था और तरक्की के रास्तों पर गामज़न हो रहा था। अब मैकियावेली के दौर के स्कॉलर्स तो काम कर रहे थे, लेकिन अब इटली, चूँकि मैकियावेली का जो ताल्लुक़ था वो इटली से था, इटली के जो एक स्टेट थी फ्लोरेंस उससे था। अब इटली में रेनेसां ने आज़ादी और नेशनलिज़म का शऊर जो था वो बेदार होने लगा था। मैकियावेली का शहर फ्लोरेंस जो था वो रेनेसां का मरकज़ बन गया था। और मैकियावेली ख़ुद भी रेनेसां की जो मूवमेंट थी इसके अंडर आगे बढ़ रहे थे। और मिडिल एजेस में, क्योंकि मिडिल एजेस का ये टाइम पीरियड है और इसमें रिलीजन और पॉलिटिक्स वो स्टेट के अंदर गलबा हासिल कर रहे थे। अब स्टेट और मज़हब ये यकजा हो चुके थे, यानी रिलीजन और पॉलिटिक्स में कोई फ़र्क नहीं था इस टाइम पीरियड में। लिहाजा जो रेनेसां है, जो निशात सानिया है, उसने मज़हब के असरात को कम करने और फ़र्द को, अफराद को अहमियत देने में अहम किरदार अदा किया। चूँकि यूरोप में बेदारी की लहर आ चुकी थी और मैकियावेली इसके असरात इटली में भी देखना चाहते थे, तो वो रियलिज़म और मॉडर्न ट्रेंड्स को कबूल करने के लिए इसरार कर रहे थे। यूरोप में उठने वाले नज़रियात को मैकियावेली ने इटली में मुतारिफ़ करवाने का अज़्म कर लिया था। उसने निशात सानिया यानी रेनेसां के तहत इटली में उलूम व फ़नून, सकाफ़त व तहज़ीब और तालीम के मुख्तलिफ़ शोबों में को नई नहज पर ढालने के लिए फ़ैसला कर लिया था, ताकि उस वक्त के तकाज़ों से हम आहंग इटली अपना सही मुकाम हासिल कर सके और अपनी बिखरी हुई छोटी छोटी स्टेट्स को अपने अंडर करके एक अजीम और शानदार जो अपना माजी का मुकाम था उसको हासिल कर सके। और जितनी भी फरसूदा रवायात हैं और जो उलूम हैं, जो तौर तरीके हैं, उनसे छुटकारा हासिल करके वो आवाम को हकीकत पसंदी और जदीदियत की तरफ राग़िब करना चाहता था। ये तो था रेनेसां के लिए जो मैकियावेली की एफर्ट्स, वो उनका तारुफ। अब हम देखेंगे मैकियावेली का जितना भी पावर पॉलिटिक्स का, जितना भी मॉरल इंडिफरेंस का जो कंसेप्ट है, अब उसकी बुनियाद कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उनके बेसिक कंसेप्ट से, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। अब ह्यूमन नेचर के बारे में जो मैकियावेली ने एज्यूम किया है, या जो उनकी अपनी परसेप्शन है, जो उनका अपनी सोच है, वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर इज़ बेसिकली सेल्फिश, दैट इज़ ईगोइस्टिक, दैट इज़ एग्रेसिव एंड रन अवे फ्रॉम डेंजर। यानी इसको हम देखते हैं कि जो बिल्कुल नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है उसको एज्यूम किया हुआ है मैकियावेली ने। और मैकियावेली कहते हैं कि अगर ये सारी
यानी ह्यूमन नेचर में ये सारी बैड जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे मौजूद हैं, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट। यानी हर फर्द जो है वो अना परस्त है, वो जो खुद गर्ज है, वो अपनी ज़ात के लिए काम करेगा। तो क्या होगा, सोसाइटी के अंदर हर इंडिविजुअली ऐसा है अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, तो क्या है, डेफिनेटली देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स आपको लेकर चलते हैं कंपटीशन की तरफ। और जब सोसाइटी में हर तरफ जो है वो खुद गर्जाना माहौल है और हर तरफ जो है वो कंपटीशन है, तो ये उस वक्त क्या होगा, ये सिचुएशन क्रिएट करेगी इनसिक्योरिटी की सिचुएशन को। यानी सिक्योरिटी और सर्वाइवल जो हैं उनका होना महाल है। तो फिर क्या होगा, ये अनसर्टेनिटी, ये बेयकीनी की सूरत हाल लेकर जाती है एक सिचुएशन की तरफ, दैट इज़ अनार्की। अब अनार्की कहते हैं लाकानूनियत को, एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। यानी जहाँ पर कोई लॉ नहीं होगा, कोई ऑर्डर नहीं है, वहाँ पर हर कोई अपने मफाद के लिए काम कर रहा है, कोई किसी लॉ को ओबे नहीं कर रहा, तो उस सिचुएशन को कहेंगे अनार्की। अब इस अनार्की की सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए जो अथॉरिटी चाहिए, दैट अथॉरिटी इज़ द प्रिंस। अब जो प्रिंस है वो कैसा होगा, प्रिंस जो है वो डेमोक्रेटिक भी हो सकता है और प्रिंस जो है वो हेरिडिटरी प्रिंस भी हो सकता है। अब डेमोक्रेटिक प्रिंस को कौन इलेक्ट करता है, अकॉर्डिंग टू मैकियावेली जो डेमोक्रेटिक प्रिंस है इसको आम आवाम भी इलेक्ट कर सकती है, उसको नोबल्स या एलीट भी इलेक्ट कर सकते हैं। अब जो नोबल्स हैं या जो एलीट्स हैं, चूँकि वो खुद भी पावर हासिल करना चाहते हैं और किसी भी वक्त प्रिंस के लिए वो थ्रेट बन सकते हैं, तो लिहाजा जो आम अवाम प्रिंस को सपोर्ट करेंगे तो वो प्रिंस जो है वो ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव कर सकता है, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है और उसका रूल ज़्यादा देर पा हो सकता है। अब जो प्रिंस की दूसरी किस्म है, दैट इज़ हेरिडिटरी प्रिंस, यानी मौरूसी प्रिंस, जो बाप के बाद उसका बेटा और बेटे के बाद उसका बेटा प्रिंस बनता है, ये भी दूसरी किस्म है प्रिंस की। अब प्रिंस के लिए कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। अब मैकियावेली कहता है कि प्रिंस शुड बी करेजियस एंड स्ट्रांग लाइक अ लायन, यानी प्रिंस को शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। अब और ही मस्ट बी कनिंग लाइक अ फॉक्स, और उसे लोमड़ी की तरह मक्कार होना चाहिए। इसकी वजाहत में मैकियावेली कहता है चूँकि प्रिंस जिस पोस्ट पर होता है उस पोस्ट की डिमांड ये है कि अगर स्टेट के लिए किसी भी वक्त कोई मसला क्रिएट होता है तो उसको अगर वो इजीली हैंडल नहीं हो सकता तो प्रिंस को वहाँ पर कत्लेआम भी करना पड़ सकता है, लोगों के राइट्स एंड जो लिबर्टीज़ हैं उनको भी पामाल करना पड़ सकता है। तो प्रिंस जो है वो बहुत ज़्यादा करेजियस हो, बहुत बहादुर हो, वो हर तरह की सिचुएशन को फेस कर सकता हो। अब स्टेट के एक्सपेंशनिज्म के लिए, स्टेट के की ग्रेटिफिकेशन को, उसकी शान शौकत को बढ़ाने के लिए भी जो है वो बहादुरी चाहिए होती है। जो अगर प्रिंस बहादुर होगा तो ही वो इर्द गिर्द के इलाकों को फतह करके अपनी स्टेट की जो सरहदें हैं उनको एक्सपेंड कर सकता है। और दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि प्रिंस को लोमड़ी की तरह मक्कार होना चाहिए। इससे मुराद ये है कि जो प्रिंस है उसे उसका किरदार जो है वो दोहरा होना चाहिए, उसमें मुनाफकत होनी चाहिए, वो डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी मुंह में राम राम और बगल में छुरी। इससे मुराद ये है कि वो दिखाए कुछ और करे कुछ और, यानी स्टेट इंटरेस्ट के लिए तमाम इलीगल काम जो हैं वो और तमाम जो नाजायज़ काम हैं वो प्रिंस कर सकता है, क्योंकि प्रिंस अपनी सेल्फ के लिए नहीं बल्कि स्टेट इंटरेस्ट के लिए काम करता है। और स्टेट इंटरेस्ट जो है वो इज्तमाइयत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है वो इंटरेस्ट है, लिहाजा प्रिंस जो है वो तमाम तरह के लॉ से अबव है, तमाम तरह के लॉ को वो चेंज कर सकता है, वो उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है और ये प्रिंस का राइट है। और दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि प्रिंस मस्ट नेवर बी हेटेड बाय पीपल, यानी लोग प्रिंस से डरें। प्रिंस के लिए ये ज़रूरी है कि लोग उससे डरें लेकिन वो उससे नफ़रत ना करें। अब डरें ऐसे कि लोगों को पता होना चाहिए कि अगर वो किसी लॉ को वायलेट करेंगे तो उन्हें सज़ा मिल सकती है, ये खौफ होना चाहिए लोगों के अंदर, लेकिन लोग उससे नफ़रत ना करते हों। अब नफ़रत कैसे आती है, यानी प्रिंस के लिए ये ज़रूरी है कि कभी भी वो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी को टच ना करे।
प्राइवेट प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि एक इंडिविजुअल के लिए जो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन है वो उसके साथ बहुत अटैच होता है, उसकी जो औरत है वो उसके साथ बहुत अटैच होता है, तो ये उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसको प्रिंस टच ना करे, क्योंकि जब वो प्रिंस इन चीज़ों को टच करेगा तो लोगों का डर ख़त्म हो जाएगा और लोगों के अंदर नफ़रत आ जाएगी, और ये नफ़रत जो है ये प्रिंस के रिमूवल के लिए काज बन सकते हैं। तो लिहाजा प्रिंस की स्ट्रांगनेस के लिए ये ज़रूरी है कि वो लोगों के अंदर हर तरह से अपना, लोगों के दिलों में अपना खौफ बिठाए रखे, और इस खौफ को वो टाइम टू टाइम जो है वो ताज़ा करता रहे। अगर कोई छोटा क्राइम करता है तो उसको बड़ी से बड़ी सज़ा दे, अगर ऐसा जो मुजरिम है उसको चौक में जो है वो उल्टा लटका कर उसको बुरी से बुरी सज़ा दे, ताकि ये जो खौफ की सिचुएशन है ये लोगों के अंदर कायम रहे और कोई भी उसकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा ना हो सके। वेल स्टूडेंट, ये तो था रेनेसां और मैकियावेली का कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में। अब इसका जो इंट्रोडक्शन है, जैसे इसका इंट्रोडक्शन है और इसका कंसेप्ट ऑफ मॉरल इनडिफरेंस है, वो आप इन डिटेल जो इससे पहले लेक्चर है उसमें आप देख चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।